हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ 23 फरवरी को आने वाले जीव विज्ञान के एक और वायरल पेपर के साथ। आज के इस पेपर को पूरा देख कर जाइएगा, नहीं तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा पेपर के बाद, क्योंकि यह पेपर आपको 23 फरवरी को देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंतिम समय है, जितना हो सके तैयारी कर कर जाइएगा। इस पेपर को पूरा हल कर कर जाओगे, गारंटी है। इससे बहुत से प्रश्न आपको मिलने वाले हैं देखने के लिए वहाँ पर। तो अंत तक देखना है, पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं आज का वायरल पेपर जो आपको देखने को मिलने वाला है 23 फरवरी को। ठीक है, तो देखिए सेम ऐसा ही पेपर होगा, सब पेपर नंबर पेपर कोड नंबर सब यही हुआ। तो आपके पास 3 घंटे 15 मिनट होता है। ठीक है, तो सबसे टाइम खराब ना किए, सबसे पहले हम चलते हैं वो विकल्पीय प्रश्न की तरफ। तो पहला विकल्पीय प्रश्न पूछा गया है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, जिसका पहला प्रश्न है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। चार ऑप्शन है जो सर जगदीश चंद्र बोस, पंचानन महेश्वरी और आपके होंगे हरगोविंद खुराना और बीरबल साहनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंचानन महेश्वरी। भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो पंचानन महेश्वरी को कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट बहुविकल्पीय प्रश्न है, वंशागति की इकाई है। तो सही आंसर होगा जीन। जीन को क्या कहा जाता है? वंशागति की इकाई कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है? तो टीबी। टीबी विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाला एक रोग है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो आर मिश्रा। कौन है? आर मिश्रा ही सही आंसर हो जाएगा। तो ये हो गए आपके चार वैकल्पिक प्रश्न। चार वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, जिसमें मैंने एक एक प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रखा है जो आपके पेपर में बन सकते हैं। पहला है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। तो इसका नाम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। जैसे देखिए यहाँ पर हमने इसके आंसर लिखे, पहला होगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है? जो डीएनए को विभिन्न खंडों में तोड़ने का काम करता है। अगर जोड़ने की बात करें तो लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो कौन सा? लाइगेज क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है। फिर देखिए अगला है, फाइलेरिया रोग के कारक एवं वाहक के जंतु का नाम वैज्ञानिक नाम लिखिए। देखो ये सब जितने प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ना एक प्रश्न वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए और जो कारक लिखने के लिए जरूर आएगा। रोग वाला प्रश्न देखिए, तो कारक क्या है? बुचेरिया बैंक्राफ्टी है, और वाहक क्या होगा? क्यूलेक्स मच्छर हो जाएगा। ठीक है, क्यूलेक्स मच्छर हो जाता है। फिर जो है प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, चरघातांकीय वृद्धि का समीकरण लिखिए। चरघातांकीय वृद्धि का समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं। तो एन टी बराबर एन जीरो ई आर टी हो जाएगा, जहाँ एन टी क्या होगा? टी समय बाद जनसंख्या घनत्व, एन जीरो समय शून्य पर जनसंख्या घनत्व, आर प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर, और ई होगा प्राकृतिक लघुगणक का आधार हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न पूछा गया कि दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है। ये आपके एक नंबर में बन सकता है, 2 में, 3 में। ठीक है, अभी लेकिन हम एक नंबर के लिए पूछा गया तो हम एक नंबर लिखेंगे। उसका क्या होता है कि आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन के सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन होता है। जैसे कैसे समझिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कोई आवृतबीजी पौधा है, जिसमें क्या होता है? जो ध्रुवीय केंद्रक होता है, अंडक होता है, प्रतिमुख सहायक कोशिकाएं होती है, प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं। जब कोई परागण यहाँ पर आता है तो दो नरयुग्मक का निर्माण करता है। पहला नरयुग्मक क्या करता है? अंडक से निषेचन करता है और द्विगुणित युग्मज बनाता है, जिसे हम संयुग्मन या सत्य निषेचन कहते हैं, या द्विनिषेचन मतलब द्विसंयोजन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या करता है? ध्रुवीय केंद्रक से निश्चित करके त्रिगुणित युग्मज बनाता है। यानी पहले ध्रुवीय केंद्र क्या होते हैं? द्विगुणित, और ये त्रिगुणित त्रिगुणित युग्मज बनाते हैं, जिसे हम त्रिसमीकरण या त्रिसंलयन कहते हैं। इस प्रकार आवृतबीजी पादपों में निषेचन की क्रिया कितनी बार हुई? 2 बार। तो विवाहित आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन, संयुग्मन और त्रिसंलयन के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? द्विनिषेचन कहा जाता है। इसकी खोज एस जी नवासिचन ने फ्रिटिलेरिया और लिलियम की पादप में की थी। अब देखिए अगला प्रश्न है, पारजीनी जंतु क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है पारजीनी जंतु? ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जानबूझकर प्रायोगिक तरीके से बाह्य जीन समावेशित होती है और वह अपने लक्षणों के साथ उस जीन के लक्षण को भी प्रदर्शित करता है। क्या कहलाता है? पारजीनी जंतु कहलाता है। ये तो हो गए आपके एक अंक वाले प्रश्न। अब आते हैं आपके पास 2 अंक वाले। एक अंक वाले 5 प्रश्न पूछ ले जाएंगे। कितने? एक अंक वाले आपसे 5 प्रश्न पूछ जाएंगे। और अब आते हैं 2 अंक वाले। 2 अंक वाले 5 प्रश्न, और सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे 3 अंक, कम से कम 36 नंबर का प्रश्न जो आपसे जो 3 नंबर की पूछ जाते हैं। आइए हम देख सबसे पहले उनको इसको देख लेते हैं 2 नंबर वालों को। क्या है? कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? टिप्पणी लिखिए। तो आइए हम कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में
जानते हैं। तो कॉर्पस ल्यूटेम क्या है? तो अंडोत्सर्ग के बाद पुटिका की कोशिकाएं केंद्रक में जमा हुए रुधिर के थक्के की ओर बढ़कर एक अंतःस्रावी ग्रंथिल संरचना पीतपिंड, क्या हो गए, पीतपिंड बना लेती हैं, जो गर्भावधि पूर्ण होने तक बनी रहती हैं तथा कुछ हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। यह अंतराली कोशिकाओं से बनी बड़ी बड़ी पीली कोशिकाओं से बनी संरचना है। यह निषेचन होने की दशा में हार्मोन स्रावित करता है, जिससे मासिक धर्म रोका जा सके। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ तो यह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इससे इससे पूर्व यह श्वेत पिंड के रूप में बदल जाती है। ऐसे कॉर्पस ल्यूटेम में लिखना है इतना। फिर निभागीय निषेचन का जो नामांकित चित्र बनाइए। देखिए निभागीय निषेचन को आपको क्या करना है, चित्र बनाना, इन चित्रों को बनाना है, ऐसे देखना है, इन चित्रों को देख लीजिए अच्छे से, इनको बनाना है। निभागीय प्रवेश यानी केवल कुछ पौधे में, जैसे कैजुए राइना में पराग नलिका निभागीय क्षेत्र या बीजांड ग्रंथ के ऊतक को जोड़कर बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। इनको बनाना है, बीजांड द्वारीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश और अध्यावरणीय प्रवेश, इन 3 चित्रों को बना लेना है। फिर देखिए अगला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रतिरक्षा क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा की क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए। क्या होता है प्रतिरक्षा? कि शरीर में सभी प्रकार के रोग जनकों और उनके विषैले पदार्थों के दुष्प्रभाव का प्रतिरोध करके समास्थैतिकता बनाए रखने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी जो शरीर में पहले से ही उपस्थित हों और जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हों, वे प्रतिजैविक यानी प्रतिरक्षी क्षमता वह कहलाती है। जैसे सहज और उपार्जित 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें उपार्जित की बात की है तो उपार्जित हम लिखेंगे, यह रोगाणु या प्रतिजन के प्रभाव से उत्पन्न होती है। यह रोगाणु या प्रतिजन के प्रति होने वाली प्रतिक्रियाओं से बनाए गए प्रतिरक्षियों से प्राप्त होती है। प्रथम बार किसी रोग के रोगाणुओं से सामना होने पर अनुक्रिया होती है, अनुक्रिया करते हैं। ऐसे कुछ और लिख देना है इसमें। अब देखिए अगला प्रश्न पूछा जाएगा, प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में भेद करिए। तो क्या होगा, देखिए आइए देखते हैं क्या हो जाएगा इसमें। प्लाज्मिड छोटे एवं गोलाकार डीएनए अणु हैं जो गुणसूत्रीय डीएनए से अलग रहते हैं तथा इनमें 3 से 4 जीन ही होते हैं, जबकि गुणसूत्रीय डीएनए पर अनेक जीन होते हैं। ये बड़े होते हैं, इनका कार्य गुणसूत्रीय डीएनए जीन्स के कार्य से भिन्न होता है तथा ये अतिरिक्त क्षमताएं प्रदान करते हैं। इनमें प्रतिजैविक प्रतिरोधकता जीन होता है जो गुणसूत्रीय जीन पर उपस्थित होते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम क्या है। तो आइए इसको देख लीजिए। टर्नर सिंड्रोम है, यह केवल स्त्रियों में ही होने वाला विकार है, यानी रोग है। इस रोग की खोज डॉक्टर हेनरी टर्नर ने सन 1938 में की थी। इसमें लिंग गुणसूत्रों में से केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, अतः यहाँ केवल कुल 46 की जगह 45 गुणसूत्र यानी 44+X उपस्थित होते हैं। यह लिंग गुणसूत्रों की एकल न्यून सूत्रता का उदाहरण है। पुरुषों में 44+22 स्थिति में भ्रूण मृत उत्पन्न होता है, जबकि मादा में अंडाशय अल्पविकसित होते हैं। इसके अतिरिक्त मादा बंद छोटे कद की झालरदार गर्दन युक्त तथा स्तन विहीन होती है। मादा में जो आवाज भारी तथा मासिक धर्म अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इस प्रकार उसमें लिखना था। फिर देखिए अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ से होंगे आपके 3 अंक वाले। अब 3 अंक वाले आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, यानी जो 50% से ज़्यादा तो आपका केवल 3 अंक वाले प्रश्न पूछने के लिए आएगा। तो 12 प्रश्न तो हमें सबसे ज़्यादा 3 अंकों वाले प्रश्नों पर फोकस करके जाना है। तो देखिए क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं, यह कैसे बनते हैं, ऐसे मनुष्य जिनमें यह उपस्थित हैं के लक्षण लिखिए, इंपोर्टेंट हैं, इनको आपको तैयार करके जाना है। देखिए पहले मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका क्या महत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखिए आपसे कम 2 से 3 चित्र बनाने के लिए आएंगे पेपरों में, तो चित्र देख कर जाइएगा, अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। फिर अगला है, बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। बायोरिएक्टर और बायोगैस मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए। डीएनए अंगुली छाप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी लिखिए,
पढ़ लेना इसके लिए। फिर एक और प्रश्न है देखो, खाद्य श्रृंखला का सचित्र वर्णन करने के लिए 6वां प्रश्न है 3 अंक का। फिर है जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए, पढ़ के जाना है इसे। एंटीबायोटिक पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। परभक्षी पर टिप्पणी इंपोर्टेंट है, ये पढ़ के जाना है आपको। ये प्रश्न जो बता रहा हूँ 3 अंक वाले अच्छे से पढ़कर जाइएगा। फिर देखिए अब आते हैं आपके प्रश्न विस्तृत उत्तरीय यानी 7वां प्रश्न होगा, 5 अंक के प्रश्न होते हैं आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे यानी 15 नंबर की। उसमें हर एक में अथवा होगा, एक ना एक करना, उनमें से एक करना होगा। समष्टि से आपका क्या अभिप्राय है? पहला प्रश्न है इसके विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए, या आपको वो नहीं आए तो ये करना है बायोगैस क्या है, एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है पर पर परागण पर परागण क्या है, इसके लाभों और हानियों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न पूछा जाएगा। ये युग्मक जनन किसे कहते हैं, शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर बताइए। फिर प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण क्या है, इसके किन्हीं 4 विधियों का उल्लेख कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। या अथवा पूछा जाएगा कि डीएनए पैकेजिंग क्या है, इसके महत्व को समझाइए। डीएनए पैकेजिंग सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इतने प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से आपको मैं गारंटी देता हूँ बहुत से प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न अभी तक जो पिछली साल पूछे जा चुके हैं यानी रिपीट हुए हैं, और रिपीट होता है देखो पेपर में 70% से ज़्यादा यानी कम से कम 50% तो रिपीट होता ही है। तो पिछले पेपर जरूर देख कर जाइएगा और उसी प्रकार से तैयारी करके जाइए। 3 अंक वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा तैयार करके जाना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।